नमस्कार, अतरंगी रे का एक और एपिसोड लेकर आ गए हैं हम। आज जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसमें एक्शन है, उसमें ड्रामा है, हाइटेंड इमोशन है, क्राइम है, उसमें एक डॉन है, उसके पीछे भागती हुई पुलिस है, कई जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारा पॉलिटिकल ड्रामा है, कई सारे सवाल हैं। ओवरऑल एंटरटेनमेंट का एक पैकेज है, लेकिन विडंबना है कि सभी घटनाएं लगभग सच हैं। किताब का नाम है कसारी मसारी। अतीक अहमद के लाइव टीवी शो पर हत्या पर आधारित किताब है ये। इसे लिखा है मनोज राजन त्रिपाठी ने। आज हम मनोज जी से बात करेंगे। मनोज जी, आपका स्वागत है। आप करीब 35 साल से मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। ये किताब आपने बहुत ही जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपने काफ़ी रिसर्च भी किया था और कई कैरेक्टर के नाम भी लगभग इंटैक्ट हैं या पहचाने जा सकते हैं। जब इतनी नज़दीकी के साथ आप सच्चाई लिख सकते हैं तो आपने इसे एक रिपोर्टाज के रूप में क्यों नहीं बनाया? कोई मतलब स्पेशल वजह है जिसकी वजह से आपने इसमें एक एंटरटेनमेंट का तड़का लगाया है? मेरा मानना है कि जो चीज डॉक्यूमेंटेड होती है या जो चीज डॉक्यूमेंट्री होती है उसका टीजी कम होता है। मैं बचपन से मेरी रगों में खून कम है, सेल्यूलाइट ज्यादा है, और मेरा मानना है कि हिंदी की जो दशा है, हिंदी का जो सीमितता है, कहते नहीं कि क्या आपने इंग्लिश में लिखी है, इंग्लिश किताबें ज्यादा बिकती हैं, तो हिंदी चीज क्यों बिक नहीं रही है? बिकने से जब मैं बात करता हूं तो रीच की बात करता हूं। कितने लोग इसको देख रहे हैं, कितने लोग, जैसे हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, इसकी रीच जितनी ज्यादा होगी उतना बेहतर होगा। तो किताब की रीच कितनी होगी? तो रीच कैसे जाएगी? रीच तब जाएगी जब उसमें लेयरिंग होगी। लेयरिंग किस चीज की होगी? कॉमेडी की। लेयरिंग किस चीज की होगी? ड्रामा की होगी, इमोशंस की होगी, एक रोमांच की होगी जिसको आप थ्रिल बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स की होगी। तो अगर मैंने सिर्फ अतीक अहमद मर्डर केस पर किताब लिखी होती तो वो घटनाएं लोगों तक पहुंचती और उसमें कितने लोग इंटरेस्टेड होते, इस बात पे हो सकता है किसी को शक ना हो। एज एन राइटर मुझे है, तो मैं जब ये किताब किसी को दूंगा या मेरी ये किताब किसी तक पहुंचेगी, किसी तक, तो मैं ये चाहता हूं कि जब वो किताब उठाए तो किताब का पन्ना पलटे। मैं इसको पेज टर्नर बनाना चाहता हूं। वजह है, आप हो, मैं हूं, हमारा गार्ड है, ऑटो वाला है, सब्जी बेचने वाला है, ये हर आदमी दिन भर रील देख रहा है। 30 सेकंड की रील को इतने शानदार तरीके से कंज्यूम कर रहा है वो कि सैकड़ों रील कंज्यूम कर जाता है दिन भर में वो। तो मैं इसके हर पेज को एक रील बनाना चाहता हूं। इसका जो रीडिंग रेशियो है, जो टाइम है, कि 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट में मेरा एक पन्ना पलटेगा, और जब एक पन्ना वो पलटेगा तो उस पन्ने की आखिरी लाइन उसको दूसरे पन्ने पे ले जाएगी, यानी स्क्रॉल करेगा वो रील को और फिर जाएगा। तो जब तक इसमें ये चीज नहीं होगी, इसको तड़का कह देना, इसको मसाला कह देना, ये वो सारे शब्द हैं जिन्होंने हिंदी की कहानियां और हिंदी के उपन्यास की रीच को कम किया है। इसको तड़का नहीं कहेंगे, इसको प्रैक्टिकलिटी कहेंगे। आज के दौर में किंडल पर किताब ज्यादा पढ़ी जा रही है, कागज की किताब कम पढ़ी जा रही है। किंडल पर किताब ज्यादा पढ़ी जा रही है इंग्लिश वाली, कागज की हिंदी से ज्यादा पढ़ी जा रही है। फिर इसी किताब पर, किसी भी किताब पर जब एक फिल्म आ जाती है, जब एक वेब सीरीज आ जाती है, उसकी रीच और बढ़ जाती है। फिर लोग किताब ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे राजी एक फिल्म आई, हरिंदर सिक्का ने किताब लिखी, किताब लिखने के बाद उससे जब फिल्म बनी, लोगों ने किताब ढूंढना शुरू कर दिया। तो आपने ये लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखा है कि ये फिल्म, मैंने कहा आपसे कि जो सेल्यूलाइड मेरी नसों में है वो बहता है जब, तो मेरी कलम की स्याही में भी आ जाता है। तो मैं उसको लिखना ही ऐसे चाहता हूं। अगर मैं आपको कहानी सुना ही नहीं पा रहा हूं, नहीं सुना पा रहा हूं, तो मजा क्या है? तो मैं बोलने में भी वैसे ही सुनाऊंगा आपको, लिखने में भी वैसे सुनाऊंगा। इसकी कोई प्लानिंग नहीं है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। इट्स ए स्टाइल ऑफ आर्टिकुलेशन, इट्स ए स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन कि मेरी किताब मेरा इसका टैगलाइन है, वेब सीरीज देखते हो, इस बार वेब सीरीज पढ़ो।
ये मैंने इसकी टैगलाइन दी थी। तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वेब सीरीज देख रहे हैं। एक आपको ऐसा लगता है सारी घटनाएं आपके सामने चल रही हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है, उसके एपिसोड वाइज उसके हेडलाइंस भी हैं। जब आप किसी जगह पे जाके ये दावा करते हैं कि ये सच्ची घटना पर आधारित है, एक पाठक के तौर पे मैं जानना चाहती हूँ कि इस किताब में कितना फिक्शन है और कितनी सच्चाई है? इस किताब में नाम फिक्शन है। इस किताब में 1 या 3 कैरेक्टर ऐसे हैं जो फिक्शन है। रबिया पठान का कैरेक्टर, बाकी सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब असली है। आप राबिया पठान को ले लीजिए, चाहे मुन्नालाल पत्रकार को ले लीजिए, आप जिसको भी ले लीजिए, सब ओरिजिनल कैरेक्टर है। राबिया पठान भी ओरिजिनल कैरेक्टर है। वो क्यों है ये इंटरव्यू के बाद बताऊंगा आपको, ठीक है? मुझे इंतजार है। सारे कैरेक्टर ओरिजिनल है। 1-2 को मैंने फिक्सलाइज किया हुआ। फिक्सलाइज कैसे किया हुआ है कि मनोज राजन त्रिपाठी को मैंने मनोरमा बना दिया है, बस इतनी सी बात है। कैरेक्टर ओरिजिनल है तो कहानी भी ओरिजिनल है, कहानी का हर दृश्य ओरिजिनल है, कहानी के कैरेक्टर भी ओरिजिनल है। लेकिन चूंकि मामला ये सब जुडिस है, अभी इसकी बहुत सारी जांच चल रही है, लड़के जेल में है, बहुत सारी बातें आगे आनी पड़ती है, इसलिए आपको इसको फिक्शनलाइज करना पड़ता है। जब आप ऐसी घटनाएं उठाते हैं जो अलग अलग एक ही व्यक्ति से संबंधित है पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे हुई घटनाएं हैं, उनको एक स्टोरी की तरह एक पंक्ति में लाने में, एक फॉर्मेट में लाने में क्या प्रक्रिया आती है, उसमें क्या स्ट्रगल करना पड़ता है? कहानी लिखते समय, जैसे मेरा काम है, मुझे नहीं मालूम लोग कैसे लिखते हैं, मैं सच बता रहा हूं। आप मुझसे पूछोगे कि आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी है, तो मैं ऐसे एक हाथ कर दूंगा, शायद इतनी पढ़ी होंगी। आप पूछोगे कितनी फिल्में देखी हैं आपने, तो किसी भी विश्व के किसी भी कोने चले जाइए, वर्ल्ड सिनेमा मैंने पिया है। मैंने 1 महीने में 68 या 65 मूवीज देखी है 30 दिन में। और मैं थिएट्रिकल बात कर रहा हूं, मैंने वेब सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं कि मैंने टीवी पे लगा लिया, इसको जोड़, सिनेमा घर में जाकर जो फिल्म देखी है। मैंने एक फिल्म के 4 शो बैक टू बैक देखे हैं, मुझे अगर पसंद आ गई तो मैं उसी अंदाज में ही उसको लिखना चाहता हूं, उसी तरीके से उसको लाना चाहता हूं ताकि लोग उससे कनेक्ट कर जाए। वजह है, एक साइंस की अगर बात करें तो जो आपकी इमेज दिमाग होता है आपका, ये किसी चीज को देखकर जितना याद रखता है शायद पढ़ के उतना याद नहीं रखता। बहुत कम लोगों की ऐसी मेमोरी होती है जो पढ़ के ज्यादा याद रखते हैं, लेकिन ज्यादा संख्या उनकी है जो देख कर याद रखते हैं। हमेशा याद रहता है उनको कि बचपन में मेरे संग ऐसा हुआ था, मेरे पापा ने ऐसा किया था, मेरी दादी ऐसी थी। वो जो मेमोरी है, पिक्टोरियल मेमोरी जो है, तो पिक्टोरियल मेमोरी ही क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। इसके लिए कोई आर्ट नहीं है। बाकी लोग कैसे लिखते जाते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं एक ग्राफ तैयार करता हूं। मेरा ग्राफ मुझे यह बताता है कि हर 15-17 मिनट के बाद मुझे एक एंकर छोड़ना है कि आदमी सोचे कि ये क्या, और खट से 15 मिनट की रीडिंग के बाद सट दूसरी जगह ले जाना है आपको, ताकि आप बोले अरे ये क्या हो गया। यहां पर फिर मैं आपको छोड़ूंगा और फिर आपको अगले 15 मिनट की तरफ ले जाऊंगा कि ओहो अच्छा ऐसा भी है क्या। जब तक ये क्यूरियोसिटी का ग्राफ यूं बढ़ेगा, जिसको बोलते हैं हाइप 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 हाइप, और हाइप पर जाके जब रोलर कोस्टर नीचे आता है तो आदमी ऊपर से गिरता नहीं है, उसको गिरने का मजा आता है। उसको लगता है आसमान में उड़ता हुआ मैं जमीन पे फिर आ रहा हूं, और रोलर कोस्टर जैसे ही नीचे आता है फिर वो एक राइज मारता है, फिर एक टेक ऑफ करता है, फिर आपको लगता है इतनी जगह ले जाके खड़ा करूंगा और फिर आपको ऐसे धम से नीचे गिराऊंगा, आपका दिमाग चक्कर गिन्नी हो जाएगा कि हमने तो ये सोचा था, और मैं आपको 100 बार सोचने का मौका दूंगा। उसी का तो खेल है, उसी का तो शतरंज है कि मैंने प्यादा चला, वजीर चल दिया, घोड़ा चल दिया। आप मेरी चालों में फंसेंगे, और जितना मैं आपको अपनी चालों में फंसाता जाऊंगा उतना आपको मनोरंजन होगा उस चीज का। मैं ये जानना चाहती हूँ, इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और इतने, ये सुनने में काफ़ी टफ प्रोसेस है, मैं लेखक नहीं हूँ, मैं सिर्फ पाठक हूँ। इतने टफ प्रोसेस के बाद क्या आपको लिखने से आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन महसूस होता है? 200%। ये एक राइटर का जॉनरा है, ये मैथमेटिक्स राइटर के लेवल पे है ना, पाठक के लेवल पे कहाँ है। उसका आउटकम, उसका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट तो सरल है ना। राइटर किस मैथमेटिक्स से गुजरा है
कौन सी ज्योमेट्री उसने लगाई है, साइन थीटा कॉस थीटा को कहां से उसने बराबर किया है जाके, किस न्यूटन के लॉ का कौन सा फर्स्ट लॉ यूज किया है या सेकंड लॉ यूज किया है, या फैराडे के नियम पे उसने कैसे बनाया है मैग्नेटिक फील्ड। ये राइटर का प्रोसेस है, इस टफनेस से उसको गुजरने दीजिए। उसको तो आखिरी में यही देना है ना कि इसको पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला, यही तो देना है। तो हमने वो बल्ब कैसे, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया किसको मालूम, बल्ब की रोशनी का मजा सबको मिल रहा है ना। मार्कोनी ने रेडियो बनाया, कौन मार्कोनी, रेडियो लगाने का मजा है ना, वहां लगा हुआ। ठीक है। हर आदमी जो लास्ट प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, उसका आनंद उसको आना चाहिए। फैक्ट्री में कौन सी मशीन किस प्रोसेस से उसको बना रही है, उसका चिप कहां बन रहा है, उसमें फ्रीक्वेंसी कैसे सेट हो रही है, ये फैक्ट्री मालिक पर छोड़ दीजिए। तो मैं उस फैक्ट्री का मालिक हूं, मुझे उस मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं, मैं उतना ही सरल हूं। और मैं एट लास्ट आखिरी जो किताब आपके सामने रखना चाहता हूं, वो सरल, मनोरंजक और आपको हिला देने वाली किताब बनाना चाहता हूं। आपने एक जगह बताया कि आप इसके रिसर्च के लिए पंजाब गए थे। आई एम श्योर आपने अतीक अहमद और उनके घर वालों से भी बात की होगी। एक तो मुझे ये बताइए कि इसके रिसर्च का प्रोसेस आप जितना बता सकते हैं उतना कैसा था। और एक सवाल जो मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी है, इस किताब में डॉन जब भी बात करता है वो काफ़ी लार्जर देन लाइफ और काफ़ी सिनेमैटिक डायलॉग्स में बात करता है। मैंने फिल्मों में भी ऐसा ही देखा है, मैं रियल लाइफ में किसी अंडरवर्ल्ड के पर्सन को नहीं जानती हूँ। क्या डॉन्स ऐसे ही बात करते हैं, उनको ऐसा पोर्ट्रे क्यों किया जाता है? ये मैं नहीं जानता कि डॉन कैसे बात करते हैं, अतीक कैसे बात करता था ये मैं जानता हूं। अतीक ऐसे ही बात करता था, उसके वाक्यों में शब्द कम होते थे, गालियां ज्यादा होती थी। ठीक है, वो ऐसे ही बात करेगा। मुझे नहीं मालूम, मैं कोई स्पाइडरमैन नहीं लिख रहा हूं कि जिसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके बात करने का तरीका मुझे खुद बनाना हो। एक जिंदा कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर को मैं पिछले 25 साल से जानता हूं, और उस कैरेक्टर का जब अंत होता है तो उसकी पूरी कहानी मुझे मालूम है। मैं जानता हूं वो कैरेक्टर क्या पहनता था, कैसे चलता था, कैसे खाता था, कैसे बोलता था, कैसे फैसले करता था, कितना कोल्ड ब्लडेड था, ये मैं उस कैरेक्टर के बारे में जानता हूं। आपने जो फिल्में देखी हैं जिसमें डॉन ऐसे ही बात करते हैं, वो आपने फिल्में देखी होंगी। मेरा कैरेक्टर फिल्म का कैरेक्टर नहीं है, मेरा कैरेक्टर ओरिजिनल अतीक अहमद है, वो ऐसा ही था, उसकी पत्नी वैसी ही थी। पंजाब की बात करते हैं, रिसर्च प्रोसेस आपने पूछा, तो रिसर्च प्रोसेस मैं यूं ही आपको बता दूं, इस देश में विक्टोरिया मेडल मिलता था जो लोग विश्व युद्ध में लड़े। भारत आजाद हुआ, फिर यह तय हुआ कि जब कोई सैनिक शहीद होगा उसको हम एक परमवीर चक्र देंगे। हम जानते हैं कि हम परमवीर चक्र देते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलता है। कभी सोचा है कि परमवीर चक्र आया कहां से? एवर यू थिंक? रिसर्च इस लेवल पे शुरू होती है। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार परमवीर चक्र बहुत देख लिया, बहुत सारे लोगों की कहानी भी देख ली कि यार थापर की कहानी भी आ गई, शेरशाह बन गई, उस पर फलाने की ओरिजिनल कहानी आई, उसने गोल्ड मेडल जीता और उस पर दंगल फिल्म बन गई, सब आप देख लेते हैं। मिल्खा सिंह पे भाग मिल्खा माग भी देख लेते हैं, तो आपको लगता है अच्छा ये भी है। बैंडेड क्वीन में आप फूलन देवी की डकैती की पूरी हिस्ट्री देख लेते हैं। ये रिसर्च की बात है, रिसर्च वहां से करना पड़ता है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि जो परमवीर चक्र हिंदुस्तान के किसी भी शहीद सैनिक को मिलता है, वो परमवीर चक्र किसी हिंदुस्तानी ने रचा ही नहीं है। अब ये मेरा रिसर्च है, और ऐसा नहीं कि मैं इस रिसर्च में घुसा हूं, मैं तो ऐसे बैठा, मैंने जाना कि भाई अंकुश नाम का एक व्यक्ति है जो हिंदी नामा चलाता है। मैं अंकुश को क्या जानूं, केवल इतना कि वो हिंदी नामा चलाता है। जिस दिन रिसर्च में बैठ जाऊंगा, इनके जन्म से लेके और आज तक की पूरी कुंडली छान लूंगा। ये मेरा स्टाइल ऑफ वर्क है, एंड रिसर्च स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। रसगुल्ला कहां बना था? नोबडी नोज। समोसा कैसे आया? नोबडी नोज। रिसर्च की बात, मैं छोटे छोटे उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका इंटरव्यू सरल हो। पर मुझे वो प्रोसेस बताइए ना, जैसे कि आप पंजाब गए, वहां कुछ मैं जानती हूँ आप बहुत खुल के नहीं बता सकते। मैं खुल के बताऊंगा? तो बताइए। अरे मैं तो छुपाता ही नहीं कुछ, तो बताइए। खुल के बताने वाली मतलब इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल बताऊंगा।
मैंने, आपने रिसर्च का प्रोसेस पूछा, आपने ये नहीं कहा कि कसारी मसारी के रिसर्च के बारे में बताइए, आपने रिसर्च का प्रोसेस पूछा, वो रिसर्च का प्रोसेस बता रहा हूं आपको। मैं अगर एक ढोकला देखता हूं तो मैं कैरेक्टराइजेशन कर लेता हूं कि एक ऐसा बंदा जो बहुत सॉफ्ट होगा। एक बात, पानी जिस तरीके से भरा होता है उस ढोकले में, तो वो इतना इमोशनल होगा कि छोटी सी बात पे भी रो देता होगा। क्या बात है। ठीक है, ये मेरा कैरेक्टराइजेशन है, मैं ऐसे कैरेक्टर तलाशता हूं। ठीक है, अब आते हैं पंजाब पे। तो मेरे लिए कसारी मसारी एक कहानी ऐसे इसलिए थी क्योंकि आपने आरुषि मर्डर केस में, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, जब उनके फादर डॉक्टर राजेश तलवार कोर्ट में जा रहे थे तो एक बंदा आया, उसने उनके चेहरे पे चाकू मार दिया। मीडिया वाले वहां थे, उन्होंने उसको अपने स्टूडियो दिया और स्टूडियो से ऑन एयर हो गई स्टोरी। अरविंद केजरीवाल कई बार जा रहे होते हैं, भीड़ में उन पे स्याही फेंक दी जाती, हम देखते हैं। अच्छा बात, ये जब भी होता है ये मौके पे शूट होता है और मौके के बाद स्टूडियो लाया जाता है, स्टूडियो से वो लाइव किया जाता है, तब आप खबर देखते हैं। अतीक अहमद एक हथकड़ी में अपने भाई के साथ बंधा था और अपना रूटीन हेल्थ चेकअप करा के पुलिस कस्टडी में, जो कि कोर्ट ने दी थी, कराकर ला रहा था। सारे टीवी कैमरा लाइव जुड़े हुए थे। अचानक 3 लड़के आते हैं और जय श्री राम कहते हुए उसको जिगाना पिस्टल से मार देते हैं। मेरे लिए एज एन जर्नलिस्ट, जिसमें मैंने 12 साल जर्नलिज्म किया है प्रिंट में, इसका सारा, इसके बाद सारा काम मेरा टीवी पे है। मैंने तो ऐसा लाइव मर्डर कभी नहीं देखा कि लाइव चल रहा था वो। यहां से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि वो लड़के के पास 9.5 लाख की जिगाना पिस्टल कैसे आई। अब जिगाना लोग नहीं जानते होंगे, मैं तो जिगाना पहले से जानता हूं ना, कि टर्की में बनती है, वेल्थर है, वो बाहर से आती है। तो मुझे जिगाना पहले शॉक करती है, मुझे घटना शॉक करती है, अतीक का कद शॉक करता है, तब मैं डिसाइड करता हूं कि इस पर अब सुनना है। तो ये पिस्टल कहां से आई? पंजाब चला गया, क्योंकि पता लग गया मुझको। पंजाब में जाता हूं तो पता लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये पिस्टल उस लड़के को दी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास ये पिस्टल कहां से आई? तो ये पिस्टल बुलंदशहर के इरफान खुर्जेवाला ने टर्की से मंगाई, ईरान आई, ईरान से अजरबैजान आई, अजरबैजान से पाकिस्तान आई, पाकिस्तान से ड्रोन ड्रॉपिंग करके इंडिया के पंजाब में डाली गई। वहां से ये हथियार आए और हथियार की ट्रेनिंग दी गई इन लड़कों को। इन लड़कों को अतीक को मारना ही नहीं था, इन लड़कों को मारना तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, जो मिड्डा गैंग से दुश्मनी है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की जिस चक्कर में हत्या हुई है, लंबा चैप्टर हो जाएगा। यहां से लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री है। इसके बाद मुझे पश्चिम में जाना पड़ता है, क्योंकि पश्चिम की एक जेल में इसकी साजिश रची गई थी। इसके बाद मुझे बुंदेलखंड जाना पड़ता है, क्योंकि ये लड़के बुंदेलखंड के रहने वाले थे, इलाहाबाद के रहने वाले थे, और बुंदेलखंड के पाठा के जंगलों में इन्होंने उस पिस्टल की ट्रेनिंग बाकी अपने 2 शूटर को दी थी। इसलिए मुझे बुंदेलखंड जाना पड़ता है। फिर मुझे रिसर्च करने के लिए बरेली पहुंचना पड़ता है, क्योंकि अशरफ वहां जेल में बंद था, उसका भाई। फिर मुझे गुजरात जाना पड़ता है, जहां वो अतीक जेल में बंद था। कुशीनगर जाना पड़ता है, क्योंकि उसने, अतीक ने 2 लोगों को बुला के कुशीनगर जेल में पिटाई करके मारा था, तभी उसको जेल हुई थी। फिर इलाहाबाद आता हूं। लोग जानते हैं कि अतीक को हॉस्पिटल के बाहर आते समय मारा गया। मैं बता रहा हूं, पहला अटेम्प्ट उनको झांसी करना था, नहीं हो पाया। दूसरा अटेम्प्ट उनको इलाहाबाद कोर्ट में करना था, नहीं हो पाया भीड़ की वजह से। तीसरा अटेम्प्ट जब डॉक्टर जांच कर रहा था वहां करना था। उस जगह पर जो केबिन था वो छोटा था, उन्होंने इसलिए प्लानिंग टाली कि अगर यहां पे गोलियां चलाएंगे, और चूंकि जिगाना है, पिस्टल के बारे में जान लीजिए, जिगाना वो पिस्टल नहीं कि आपने उसको घोड़ा दबाया और 1 गोली चल गई। जिगाना वो पिस्टल कि आपने घोड़ा दबाया, 3 गोली एक साथ चल जाती है, बर्स्ट फायरिंग होती है उससे। तो वेपन का अलग मजा है, वेपन का अलग रिसर्च है कि वो वेपन क्या है। आपने किताब पढ़ी है, वो पूरा वेपन एक कैरेक्टर है मेरी कहानी में, कि वो वेपन आया कैसे। इन लड़कों के पास 9 रुपए नहीं थे चाय पीने के लिए, 9.5 लाख रुपए की पिस्टल डाल के घूम रहे थे, तो किसी ने तो प्लान किया होगा ना। फिर इलाहाबाद आता हूं, फिर इलाहाबाद में वो मर्डर, फिर अतीक के अतीत पर जाता हूं और कसारी मसारी पहुंचता हूं, जहां वो पैदा हुआ, जहां उसने अपनी क्राइम हिस्ट्री का पहला मर्डर किया, और जहां खुद मरने के बाद
कसारी मसारी के कब्रिस्तान में वो दफना दिया गया। इस वजह से इस किताब का नाम कसारी मसारी है। तो रिसर्च का प्रोसेस ऐसा होता है। तिहाड़ के बहुत लोगों से मुझे मिलना पड़ा, बिश्नोई गैंग के बहुत लोगों से मुझे मिलना पड़ा, मेरठ बुलंदशहर इन जेलों में मुझे कई लोगों से मिलना पड़ा, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा IAS IPS से मुझे मिलना पड़ा। बहुत सारे यूपी के पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे सेंटर के पॉलिटिशियंस हैं जो अतीक से किसी ना किसी तरीके से जुड़े थे। मैं उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, रिसर्च आपको बता देता हूं। तो हर जगह से एक कहानी निकलती। नोबडी नोज कि अतीक का बेटा कैसे मारा गया। नेटफ्लिक्स देखने में मारा गया वो, क्योंकि फोन चेंज हो चुका था, सब कुछ चेंज हो गया था, नेटफ्लिक्स देखने में मारा गया। अब ये इतनी वाइटल इंफॉर्मेशन मेरे पास कहां से आई होगी? किसी IPS ने बताई होगी। तो रिसर्च का ये तरीका होता है। इसलिए आप देखेंगे कि एक घटना पंजाब की चल रही है, कट टू अगली दिल्ली की मीटिंग चल रही है, कट टू इलाहाबाद में अतीक का फोन आता है उमेश पाल के पास, कट टू लखनऊ की एक मीटिंग चल रही है। कितना टाइम लगा ये पूरे प्रोसेस में? 5 महीने। 5 महीने रिसर्च में 5 महीने। आपने क्या इतने साल जो जर्नलिज्म किया है वो क्या क्राइम बीट और पॉलिटिक्स बीट पे किया है? नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूं और मेरा पैराडाइम 360 है। पॉलिटिक्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, पॉलिटिकली डेवलपमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में के फॉलोअप में रहता हूं। क्राइम मैंने आज तक जितना भी किया होगा तो उसमें मैं क्रॉस बॉर्डर, मतलब इस देश को छोड़ के चाइना बॉर्डर तक माविस्ट पर जाकर कवरेज कर चुका हूं। मैं बीहड़ों में कूद के डकैतों के इंटरव्यूज कर चुका हूं। मैंने 10,000 करोड़ का एक NRHM स्कैम खोला था जो केवल 6 बच्चों की मौत के बाद पकड़ता चला गया। उसमें 3 मेडिकल अफसर्स की गोली मारकर हत्या की, एक को जेल में काटा गया। 6 लोग उसमें संदिग्ध परिस्थितियों में मरे पाए गए। 120 IAS इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ठेकेदार, ये सब लोग मेरे उस स्कैम पे जेल भेजे गए। ये पॉलिटिकल स्कैम था पूरा, 10,000 करोड़ का पॉलिटिकल स्कैम था। ये सब करते करते आप इसको क्राइम कह सकते हैं, मैं इसको क्राइम नहीं मानता। इसमें क्राइम का एक पुट है। आप कहेंगे कि ये क्राइम थ्रिलर है कसारी मसारी, मैं कहूंगा ये क्राइम रियलिज्म है। एक घटना हुई है, एक आदमी मारा गया है, उसको मारने की एक घटना है। वो कैसे मारा गया? मैंने अतीक के 50 साल का इतिहास नहीं लिखा है। मैंने उमेश पाल के मर्डर से लेके अतीक के साबरमती जेल से आकर और मारे जाने के बीच 54 दिनों की कहानी लिखी है कि कैसे प्लान हुआ, क्या पॉलिटिकल विल थी, कैसे विपक्ष लगा था, कैसे वो लोग लगे हुए थे, इन सब लोगों ने कैसे मिलकर अतीक को किसने मरवाया होगा, कैसे मारा होगा, ये है वो कहानी। तो रिसर्च का ये तरीका है। जब मैं ये किताब पढ़ रही थी, कुछ घटनाएं हैं जिसमें इतना वॉयलेंस है, इतना शोषण, इतना खून खराबा है कि वो मेरे लिए पढ़ने के हिसाब से बहुत मुश्किल था। मुझे रुकना पड़ा वहाँ पे। मैं जानना चाहती हूँ, जब इतने सालों में आप इन सब घटनाओं को कवर कर रहे थे, आप वहाँ अपने इमोशंस को, अपने बीइंग को किस तरह से मैनेज करते हैं? जब आप ऐसा कुछ खूंखार सा दृश्य देखते हैं, वो आपको बदलता है अंदर से। मैं जब पढ़ती हूँ मुझे महसूस होता है कि मुझे कुछ हुआ है। उस बात को आप कैसे हैंडल करते हैं? क्या आपके पर्सनल लाइफ पे उसका असर होता है? कभी आपने ऑपरेशन देखा है डॉक्टर को करते हुए? अगर वो इमोशन में आ जाएगा, डॉक्टर कैसे बनेगा? डॉग लवर हो आप, एनिमल लवर हो आप, रास्ते में कोई आदमी एक्सीडेंट करके पड़ा होता है, कभी उठाने की कोशिश की है उसको? की है ना? उस समय क्या लगता है आपको? क्यों कर रहे हो आप ये? क्या करना है आपको इससे? जाइए, गाड़ी आगे बढ़ाइए, निकल जाइए। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। जैसे ही हम स्टेप ऑन करते हैं, एक कुत्ते को गाड़ी टक्कर मार के चली गई, एक कोई बंदा आके रुकता है, कुत्ते को गोदी उठा के किनारे करता है। कुत्ते की बॉडी पड़ी होगी, उसको उठा के किनारे कर देगा, ठीक है। एक डॉक्टर है जिसके पास आप जाएंगे, हड्डी टूट गई, ओपन हार्ट सर्जरी है, अगर किसी आदमी को अचानक दौरा पड़ गया तो आज आप जानते हैं कि उसको CPR देना है। मरने दीजिए ना, क्यों CPR देना है? नहीं, यू आर अवेयर, एंड जर्नलिस्ट आर ऑलवेज अवेयर। इमोशन होते हैं, वॉमिट होता है। 50-50, 60-60 लोगों को एक दिन में एक साथ मरते देखा है, चित्थड़ों में जाते देखा है। 92 के दंगे कवर किए थे जिसमें जिंदा आदमी को छत से भागते हुए
भीड़ के मारते हुए, कुचलते हुए, मारते हुए और अंत में जलाते हुए देखा है। 84 के दंगे देखे हैं, उन बच्चों की लाशें देखी हैं, उन ऑफिसर्स के मर्डर्स देखे हैं। छोटी सी एक घटना बता रहा हूं। मैं एक दिन समाजवादी पार्टी कार्यालय गया, एक विधायक आया मेरे पास, बोले भैया इनकी बेटी नहीं मिल रही है 4-5-10 दिन से। मैंने पूछा कौन हो आप? तो बोले भैया हमारी बेटी है, वो गायब हो गई है। तो कौन हो तुम? बोले हम वहीं मिल्कीपुर रहते, अयोध्या के पास जगह। तो उसने कहा तो FIR कराए? बोले हाँ कराए। तो हमने कहा अब बताओ मैं क्या कर सकता हूं? तो उसने कहा भैया बेटी हमारी मंत्री जी उठा ले गए। क्या बात करते हो? बोले हाँ। मैंने कहा बैठोगे, लाइव पे बैठाऊं तुमको? बोले बैठो। वो बंदा लाइव पर बैठ गया और लाइव पर बैठने के बाद उसने उस मंत्री का नाम लेना शुरू कर दिया। शाम तक इतनी खबर खोद दी कि मायावती ने मंत्री का पद से इस्तीफा ले लिया उसका। खोदते 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 चला गया, देश का पूरा मीडिया उसके घर पहुंच गया जहां कोई नहीं था। मनोज राजन त्रिपाठी वहां खड़े थे। आपको मालूम है उस लड़की का अबॉर्शन कराया जा चुका था ताकि उसके अंदर एम्ब्रियो ना मिले, DNA मैच ना हो। उसकी बॉडी नहीं मिली, लेकिन उसका लॉकेट, उसका बाजूबंद, ये सारी चीजें एक बहती हुई लाश से मल्ला ने निकाला और पुलिस वो सारा सामान लेने जा रही थी। मेरा बंदा वहां मौजूद था, किस्मत भी थी। उस धागे, उस लॉकेट, उस अंगूठी की वजह से उस मंत्री को उम्र कैद हुई। क्या जरूरत थी मुझे उस बाप की बेटी, 20 बेटियां गायब होती हैं, क्या जरूरत थी? मंत्री का पाला किससे खींचा होगा? मुझसे। NRHM 10,000 करोड़ का आपको मंत्री जब आता था ना तो कहता था मनोज राजन त्रिपाठी हमें बर्बाद करना चाहते हैं, जबकि सब कुछ मैंने मैच कर दिया था। उनकी फोन रिकॉर्डिंग सारी चीजें ले आया था। NRHM कांड में नेपाल में ISI का एजेंट था परवेज टांडा, जो नकली करेंसी का काम करता था पाकिस्तान के लिए। उसको मेरी सुपारी दी गई थी मारने के लिए और प्लानिंग पूरी थी। IB और रॉ ने मुझको बताया कि ट्रक से कुचल के मेरी हत्या होगी। मुझे राजदीप सरदेसाई और आशुतोष जो उस वक्त मेरे बॉस थे, उन्होंने कहा दिल्ली आ जाओ, कुछ दिन यहां रहो, वहां तुम्हारी जान को खतरा है। मैंने कहा नहीं आऊंगा, मैं काम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यह बात अलग है कि 10 दिन बाद परवेज टांडा ही नेपाल में मार दिया गया एक ऑपरेशन में। अवेयर हूं, करना चाहता हूं। लातूर का भूकंप 92 में कवर किया था, 10,000 लोग मरे थे, एक एक घर में 200-200 लोग मरे थे, लाशों के बीच में खड़ा था। करना पड़ता है। जब आप करते जाते हैं, जब आप लिखते जाते हैं, तभी तो आपको मालूम होता है कि विभत्सता कहते किसको है। तो हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, हमारी हार्ड ड्राइव में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। हमारे हार्ड ड्राइव में विभत्सता है, हमारी हार्ड ड्राइव में बहुत सारी मुस्कान है, हंसी है, कॉमेडी है, ड्रामा है, पॉलिटिकल लिंक्स मालूम है कि क्या है। हम जब उस अतीक को लिखते हैं तो हम अतीक बन जाते हैं। जब हम राबिया पठान को लिखते हैं तो हम राबिया पठान होते हैं, क्योंकि राबिया पठान का कैरेक्टर देखा हुआ है। हम जब मुन्नालाल पत्रकार बनते हैं तो अपने आप को मुन्नालाल पत्रकार बनाता हूं। हर कैरेक्टर के अंदर अपनी आत्मा ले जाता हूं और उस कैरेक्टर को लिखता हूं। आफ्टर इफेक्ट क्या है? कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं। आई एम राइटर, आई एम राइटर। मेरा एक अलग कैरेक्टर है, आपका भी एक, आप भी इंसान हो। मुझे नहीं मालूम, मेरी आपसे पहली मुलाकात है, हो सकता है आप इंटरव्यू अच्छा ले रही हैं, लेकिन इसके पीछे क्या आपको रोना बहुत जल्दी आता है या आपको हर चीज में हंसी बहुत आती है? आपको पिज्जा पसंद है या आप हेल्थ कॉन्शियस हो और आप सैलेड ही खाती हो? ये तो मैं आपके साथ जब रहूंगा तो पता चलेगा ना मुझे, तब मुझे अंदाजा होगा। तो मेरे अंदर भी वो सारी चीजें हैं। मैं भी इस देश की किसी पार्टी को वोट देता हूंगा ना, लेकिन मैं जर्नलिस्ट हूं। मेरी किसी पार्टी को वोट देना मेरा उस पार्टी के मुआफिक लिखना नहीं है। तो मैं वो, जब एक राइटर आता है वो राइटर की तरह लिख रहा होता है। जब एक इंसान आता है तो उस इंसान के मन में वो सारी घटनाएं होती है जो कभी उसको हंसाती हैं, कभी उसको रुलाती हैं, कभी उसको डराती हैं और कभी उससे ये बताती है कि जो देखा है उसको दूसरों को भी बताओ। इसीलिए मेरी टैग लाइन है, मेरे पास कहानी है जो दुनिया को बतानी है, बस। जो अतीक अहमद की कहानी है वो सिर्फ एक डॉन या एक गुंडा निकल के नहीं आते हैं, वो एक फैमिली पर्सन भी समझ में आता है। एक भाई है, वो अपने बेटों को बचाने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। उसका अपनी पत्नी को लेके जो इमोशन है, उसके परिवार का उसको लेके जो उसकी छटपटाहट है, ये जो मल्टीपल नैरेटिव्स हैं एक ही इंसान को लेके, ये कैसे बैलेंस करते हैं आप कहानी में? तरीका जानना चाहेंगी तो ये है कि जब एक राजा होता है, जैसे आपकी फैमिली में भी माँ बाप होंगे, आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि आपकी फैमिली को ड्राइव पापा कर रहे हैं या मम्मी कर रही है
यू नो है, आप बहुत अच्छी तरीके से अवेयर होते हैं इस बात से। या दादी कर रही है, मेरी दादी की डेथ 90 ईयर्स में हुई थी, पर मुझे मालूम है कि मेरी दादी ही फैमिली को ड्राइव करती थी, ठीक है। ऐसे ही रहते रहते उस राजा को यह मालूम पड़ जाता है कि फैमिली ड्राइव कौन करेगा। उसका प्यार उसके बेटों से था, उसका प्यार उसके भाई से था, उसका प्यार अपनी पत्नी से था, लेकिन उसको यह मालूम था कि मैं पत्नी को प्यार करता हूं, पर सेकंड लीडरशिप जो मुझे तैयार करनी है वो मेरी पत्नी है। यह दिखता है लोगों को। जैसे एक लड़का आपकी सोसाइटी में क्रिकेट खेल रहा हो, छोटा बच्चा, आप उसको 2-4-5 बार देखोगे, आपको लगेगा अरे यार ये विराट कोहली की तरह खेलता है। किसी दिन उसके पापा आपको टहलते मिल गए तो आप उससे कहोगे कि अंकल इसको किसी एकेडमी में ले जाइए, ये ठीक से सीख लेगा। किसी को आप गाते सुनते हो तो आपको लगता है यार ये सोनू निगम की तरह गाता है, तो आप उसको गायकी की ट्रेनिंग के लिए किसी को बोलते हो, या उसकी फैमिली सोच लेती होगी। ऐसे ही हर व्यक्ति को एक विजन होता है। जैसे हम यहां हिंदी नामा में बात कर रहे हैं, अंकुश चलाते हैं, इंटरव्यू आप कर रही हो, अंकुश का ये विजन है कि इंटरव्यू आप करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की आपको। उनको लगता है कि ये काम ये बेहतर कर लेती है और शायद मुझसे बेहतर कर लेंगे, या शायद मैं पर्दे के पीछे ज्यादा बेहतर हूं, ये ऑन स्क्रीन ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो जो काम ले रहा है ना वो किंग है। तो अतीक किंग था, उसको मालूम था ये मेरे बच्चे, ये मेरी पत्नी है, बट इन सारे लोगों में ये सुपीरियर है, इसको अपनी सत्ता में सौंप सकता हूं। इसलिए उसने पत्नी को सत्ता सौंपी, और पत्नी ने ही उमेश पाल के मर्डर का पूरा प्लान किया। उसने दिखा भी दिया करके। दूसरा कोल्ड ब्लडेड था, हंसते हुए मारता था किसी को, मौज लेते हुए। बहुत आश्चर्य की बात लगती है कि उनकी पत्नी भी जब जो भी घटनाओं में उनका इन्वॉल्वमेंट है वो भी काफी कोल्ड ब्लडेड नजर आती है। जिस एक औरत एक कैरेक्टर में है, पहली बात वो औरत है, जैसे ही औरत आती है हम उसको ये मान लेते हैं कि ये औरत है तो ये तो नरम दिल होगी। नहीं, वो भी तो एक इंसान है, एक कैरेक्टर है ना। वरना केकई कैसे होती है, वरना मंथरा कैसे होती है? गेटिंग माई पॉइंट? ये सब भी तो कैरेक्टर्स थे, महिलाएं तो थी। वो कोल्ड ब्लडेड थी, लेकिन उसको गौर कीजिए कि एक मां एक बाप जो कि शैतान है, गुंडा है, अपराधी है, लेकिन उसकी मां भी अपने बेटों को परवरिश दे नहीं पा रही है। वो उनकी घटनाओं को जानती है पर इग्नोर करती है। अभी मत करो ऐसा। आप समझ रही हो किस कहानी की बात कर रहा हूं? उसका देवर बिगड़ा हुआ आदमी है जो लड़कियों पर नजर रखता है। इलाहाबाद के 2 होटल में उसके कमरे बुक है, जिस लड़की पे नजर गई उसको उठा के कमरे में लाना है। उसने देवर को भी नहीं ठीक किया। उसने एक बार पति को समझाया आपने कि ये सब मत करो। हम फिल्मों में जब देखते हैं तो पत्नी अचानक हीरो को बताती है, जो कि विलेन है, उसको बताती है कि खुशखबरी है, मैं मां बनने वाली हूं। तो बोले अरे क्या बात है, हर फिल्म में चले जाइए। फिर वो पत्नी कहती है कि मेरा बच्चा अपराध की ये दुनिया नहीं देखेगा, और फिर बड़ा आदमी जो होता है वो अपराध की दुनिया छोड़ देता। अरे उस पत्नी ने, यानी नतीक की पत्नी ने, तो ये फिल्में देखने के बाद भी नहीं सोचा कि वो अतीक से एक दिन कहती कि ऐसा मत करो। मदरसा कांड में लड़कियों की इज्जत लूटी जाएगी, छोटी छोटी बच्चियों की। एक छोटा सा व्यापारी, छोटी सी दुकान चलाने वाला आदमी गाड़ी बैक नहीं करेगा, अशोक साहू, उसको मार के रेलवे की पटरी पे फेंक दिया जाएगा। एक सूरजकली नाम की महिला अपना एक प्लॉट नहीं देगी, जिसके घर पे बिजली के कनेक्शन लगाने के पैसे नहीं है, उसके यहां जनरेटर मंगवा के उसके पति को नंगे तारों में बांध के करंट दे के मारा जाएगा। कौन रोक रहा है? कोई है रोकने वाला? शासन, प्रशासन, नेता, पार्टियां जेब में है। शुरुआत कहां से होती है? हम गाली बकते हैं, हम बुरा भी बोलते हैं, घर में नहीं बोलते, हम अपने लैपटॉप या फोन पर अगर कुछ ऐसा देख रहे हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोर्न, एनीथिंग, हम पबजी ही खेल रहे हैं, लेकिन मां की नजर पड़ेगी, बाप की नजर पड़ेगी, बेटा दिन भर पबजी खेलते रहोगे क्या, पढ़ लो, तो हम तुरंत अपने लैपटॉप और मोबाइल की स्क्रीन को नीचे कर लेते कि पापा आ गए, मम्मी आ गए। वो माहौल ही नहीं था उस घर में। वरना कोई कहता है कि अरे वो तो बेटा था, उसको कार से निकलना पड़ा, तमंचा लेके गया था, गाड़ी में बैठा था, उमेश पाल मारा जा रहा था, तो कुछ तो उसके अंदर था कि उसने दरवाजा खोला, पिस्टल कॉक की और गोली चलाना शुरू कर दी। यानी ट्रेंड हो चुका था माहौल देख के।
इस तरीके से अतीक का ये कैरेक्टर है। बाकी ना वो हिंदू था, ना वो हिंदुओं का था, ना वो मुसलमानों का था। असल बात तो वो सिर्फ अपने धंधे का था, और उसने ये भी नहीं सोचा कि असल में वो अपनी फैमिली का भी नहीं था, जिसमें उसको लगता था कि हमारी सत्ता चल रही है। हम जब ये अतीक अहमद की कहानी या किसी भी इस तरह के व्यक्ति की कहानी देखते हैं, ऐसा लगता है कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिडन सपोर्ट है व्यवस्था का, और जस्टिस सिस्टम, पुलिस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब जो कर रहे हैं वो दिखावे के लिए कर रहे हैं, पर वो इस समस्या को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्या हमारा जर्नलिज्म जो इस समय हो रहा है वो भी एक तरह से ड्रामेटाइजेशन ही है इवेंट्स का, वो चुनौती नहीं दे रहा है? क्या आपको लगता है कि इस तरह की स्टोरी टेलिंग जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है, और अधिक से अधिक लोग, मैंने इस किताब को 2 दिन में ख़त्म किया है, कुछ लोग 1 दिन में ख़त्म कर देंगे, कुछ 3-4 दिन में ख़त्म कर देंगे, क्या आपको लगता है कि ये उस तरह की जर्नलिज्म का एक ऑप्शन है? आज के दौर में है। मैं व्यक्तिगत इंडिविजुअलिटी के तौर पर ये कहूंगा कि है। एक समय आया जब मुझे लगा कि पत्रकार बने रहना अब मुश्किल काम है, खबरें नहीं होनी है, हमें तो मास्टर स्ट्रोक बताना है। किस मुख्यमंत्री ने, किस प्रधानमंत्री ने ये किया तो मास्टर स्ट्रोक, वापस कर लिया तो भी मास्टर स्ट्रोक। तो मुझे लगा जर्नलिज्म का कोई स्पेस नहीं है। छोटा सा एक उदाहरण देकर आपको डिफाइन करना चाहूंगा। हम जब जर्नलिज्म में आए तो मेरी अपनी परिभाषा ये है कि समाज का चौथा स्तंभ है। अब नोबडी नोज ये चौथा स्तंभ बनाया किसने था, लेकिन चौथा खंबा कहा जाता है। तो 3 खंबे कौन से हो गए? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। चौथा अनसीन स्तंभ है पत्रकारिता। आपके घर के आगे कूड़ा पड़ा है, उठ रहा है, ये खबर नहीं है। आपके घर के आगे से 12 दिन से कूड़ा नहीं हटा और बजबजा रहा है वो, ये खबर है। हम ये करने आए थे। तो समाज एक करेंसी का नोट है, लेकिन वो करेंसी असली है कि नकली है, ये करेंसी की सिल्वर लाइन बताती है। हम वो हैं। हम ये बताने आए हैं कि करेंसी नकली है, इसमें सिल्वर लाइन गायब हो रही है। उस सिल्वर लाइन को बरकरार रखने के लिए हम कभी नहीं आए थे। ना हमें रवीश कुमार बनना था, ना हमें सुधीर चौधरी बनना था। आप रवीश कुमार को देख लीजिए, एंटी मोदी है। सुधीर चौधरी को देख लीजिए, सुपर प्रो मोदी है। ना हम एक्सट्रीम लेफ्ट के लिए आए थे, ना हम एक्सट्रीम राइट के लिए आए थे। हम जर्नलिज्म करने आए थे, हम खबरें बताने आए थे, और खबरों के अंदर से अपने विचार बताने आए थे। जब मुझे लगा कि यह समय नहीं है, आई मूव टू मुंबई। मुझे लगा बहुत दिनों से जो सेल्यूलाइट बह रहा है, इसको कहानी में उतारने का समय आ गया। तो एक फिल्म मिल गई, अतिथि तुम कब जाओगे, उसके डायलॉग लिखने का मौका मिल गया। वहां से कहानी आगे बढ़ी। तो फिर लगा कि हर कहानी में तो फिल्म बन नहीं सकती। तो पहले एक किताब लिखी कोड काकोरी, दूसरी किताब लिखी कसारी मसारी, और तय कर लिया कि कसारी मसारी जैसी किताबें ये बताएंगी कि जो सच्चाई हम बयान नहीं कर सकते खबरों में, एज ए जर्नलिस्ट वो बिकम अ राइटर, इस तरीके से इस बात को सामने कह सकते हैं। अब आपको लगेगा कोड काकोरी क्या थी? तो कोड काकोरी एक ऐसे मुसलमान की कहानी है जो ये बताती है कि हां, हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, लेकिन जो आतंकी होता है मुसलमान ही क्यों निकलता है। तो अगर लखनऊ का एक कांड आप देख लेंगे, जहां पर एक मुठभेड़ एक आतंकवादी से हुई, कानपुर का रहने वाला था, जब वो मरा तो उसके बाप ने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया। तो बाप भी मुसलमान था और बाप था, और बाप और बेटे के बीच में तो मुसलमानियत और हिंदुत्व तो होता ही नहीं है। वो कहानी उस मुसलमान की है। जानती क्या हो गया इस देश में? इस देश में मनोज राजन त्रिपाठी, दा ब्राह्मण, दा अगड़ा, या पिछड़ा, या दलित, एट लास्ट अ हिंदू, जब अपने आप को राष्ट्रवादिता की जब बात कहता है ना, तो वो टैग है उस पर, अरे तुम तो राष्ट्रवादी होगे ही होगे क्योंकि तुम तो हिंदू हो। लेकिन एक मुसलमान को प्रूव करना पड़ता है कि वो नहीं, वो भी हिंदुस्तानी है। तो जब मुसलमान प्रूव करता है ना कि वो हिंदुस्तानी है, तो ज्यादा मजा आता है। अच्छा ये भी आ गए हमारी तरफ, अच्छा ये भी आ गए हमारी तरफ। इतना रायता हो गया ना सर पूरे समाज में, इतना दिक्कत हो गई है। तो वो कहानी उस मुसलमान की है जो लास्टली प्रूव करता है कि एक मुसलमान भी हिंदुस्तानी है। क्योंकि आपको
यानी समाज को विश्वास दिलाने के लिए कि यार ये किताब पढ़ो, इस किताब में ये है कि एक मुसलमान भी हिंदुस्तानी हो सकता है, इसलिए वो किताब लिखी थी। आप इतने सालों से जर्नलिज्म में हैं, इस किताब में आपने जर्नलिज्म की कंडीशन के बारे में भर भर के व्यंग किए हैं। हम पढ़ के हंस रहे हैं, हम मतलब जैसे हम रियल लाइफ में गालियां दे रहे हैं, किताब में आप गालियां दे रहे हैं। आप जो कि लगभग सभी मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ काम कर चुके हैं, एक तो ये कि ये जो रिएक्शन है क्या वो फ्रस्ट्रेशन है जो वर्क प्लेस पे नहीं निकल रहा है, इसलिए आप यहाँ पे किताब में ला रहे हो। दूसरा, अगर आप ये जानते हो और आप एक काफ़ी ऊंचे पद पे रह चुके हो, जब आप ये जानते हो, क्या मीडिया के अंदर लोग इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है। मैं जब किसी को बताती थी कि मैं जर्नलिस्ट बनने वाली हूँ तो मुझे कहता था, अच्छा आप वो करने वाले हो, अच्छा आप भी जहर बोओगे। ये मेरे साथ हुई एक घटना है जिसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। ऑफकोर्स मीडिया के लोग इसको जानते हैं, वो इसके साथ जी रहे हैं, वो रोज़ दोबारा ऑफिस जाते हैं, शायद वो भी यही सुनते हैं। क्या उनके अंदर ये कंसर्न नहीं है? लाखों रुपए की सैलरी मिलती थी मुझे, लाख नहीं लाखों की पैकेज होते थे, करोड़ों में। जब जान लिया कि यहां काम नहीं होगा तो उसको छोड़ दिया है। वो पैसा नहीं आता है, और पैसा इस देश में अंबानी को भी चाहिए, अडानी को भी चाहिए, मनोज राजन को भी चाहिए, अंकुश को भी चाहिए, कितना भी आता जाए, गिनती नहीं है किसी चीज की। लेकिन वही जो बात है कि आपने पूछा कि पर्सनालिटी में क्या फर्क पड़ता है, तो लगा कि जगह बची नहीं है काम करने वाली, तो छोड़ी। तो जो कर रहे हैं वो ईएमआई के लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं, जो इसलिए भी कर रहे हैं कि वो एक चेहरा बन चुके हैं। आज को हट जाएंगे तो साइडलाइन हो जाएंगे, कोई पहचानेगा नहीं। इन सब चीजों को मारना पड़ता है। आज किताब लिख दी, फिल्म लिख दी, हिट हो गई, तो आज आपके पॉडकास्ट पे बैठा हूं ना। अगर ये नहीं हिट हुई होती, अगर ये नहीं बेस्ट सेलर बनती और फिल्म की कहानी नहीं लिखी होती, या मैंने सारे गामा या ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्टेस्ट नहीं जीता होता, तो आप मुझे पॉडकास्ट पे कतई नहीं बुलाते। ये मेरे उस सेकंड ऑप्शन की, मेरे प्लान बी की का ये तरीका है कि जर्नलिज्म छोड़ूंगा चुनौती पे। मुझे किसी ने निकाला नहीं है, मुझे किसी ने निकाला नहीं है, मैंने खुद छोड़ा है जर्नलिज्म। नहीं करूंगा आपके लिए काम, नहीं कर पाऊंगा ये वाली पत्रकारिता। और आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों को लगता है कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, फला जगह मिसाइल छोड़ दी, वो जहाज कब्जा हो गया, सब कुछ हो गया, और उसके बाद छोटी सी खबर दिखा देंगे कि मजाक बना दिया ना ऑपरेशन सिंदूर को। ये मजाक अभी नहीं बना है, ये मजाक तब बना था जब इस देश में बड़े बड़े पदों पर अभी भी काम कर रहे लोगों ने, जो आज शिक्षा देते हैं लोगों को इस बात की कि इसको पत्रकारिता कहते हैं, इसको बोलते हैं बोलने की स्वतंत्रता, उन लोगों ने सांप बिच्छू शुरू किया था कि ये सांप आता है 12 बजे, नागिन आती है और काटती है आके, चुड़ैल दिखाते हैं, भूत दिखाते हैं, स्वर्ग की सीढ़ी कहां मिलती है, हाँ। पांडव किस जगह से हिमालय गए थे, वो सारी घटनाएं इसी मीडिया ने दिखाई। और आज से नहीं, आज से 15-17 साल पहले की बात कर रहा हूं। मीडिया तो गर्त में वहीं से चला गया था। उसके बाद आइए इस अतीक अहमद पर जो कवरेज हो रहा था, तो आपको कभी लगता था कि अतीक अहमद पेशाब कर रहा होगा और आप नेशनल टीवी पे उसको विजुअल देख रहे होंगे? काफी आश्चर्य की बात है ना आश्चर्य की बात? जबकि विजुअल गाइडलाइंस होते हैं प्राइवेसी को लेके। और कैसी प्राइवेसी? उस पे तो कैमरा भी फोकस था, लाइव भी ऑन था, और प्राइवेसी जिसको करनी थी उसने प्राइवेसी के बारे में नहीं सोचा। उसने तुरंत अपने पीसीआर में फोन किया, अबे वाटर मार्क चलाओ, तो उस पर वाटर मार्क भी चल रहा था। हमारे चैनल पर सबसे ताजा विजुअल, एक्सक्लूसिव, यानी अतीक पेशाब करने का एक्सक्लूसिव विजुअल है। और वही चैनल ये बता रहा था, वही चैनल्स ये बता रहे थे कि डॉक्टरों की जांच में बीपी कंट्रोल, डायबिटीज कंट्रोल, और अतीक का प्रोस्टेट भी इंटैक्ट है, क्योंकि यूरोमीटर पे जो उसकी धार बन रही है वो उसके प्रोस्टेट को इंटैक्ट बता रही है। ये है जर्नलिज्म। आज ऑपरेशन सिंदूर देख के बहुत बड़े तबके को ही लग रहा है कि अरे इन्होंने युद्ध काल में भी इतनी बड़ी लापरवाही की। बिगड़ता चला आ रहा है भाई,
माल बेचना है उसको, रेवेन्यू कमाना है, टीआरपी निकालनी है, वो करेगा। मूर्ख हम हैं, मूर्ख आप हैं, महामूर्ख है आप जो टीवी देखती हैं। देखना बंद कर दीजिए तो उंगली उठाना बंद कर देंगे। आप देखेंगे और कहेंगे कि टीवी वाले ऐसे कर रहे हैं, अरे बाइकआउट कर दीजिए टीवी वालों का। लेकिन टीवी वालों के चक्कर में केवल अखबार वाली पत्रकारिता को भी गाली दी जाएगी, ये गलत है। पूरी पत्रकार कौम गलत नहीं है, वो पत्रकारिता करना चाह रही है। जो नहीं करना चाहती वो नौकरी छोड़कर मनोज राजन त्रिपाठी की तरह होती है। और मनोज राजन त्रिपाठी इकलौते नहीं है, बीसियों ऐसे हैं जिन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी। दुख किस बात का है, जिन बड़े बड़े नामों ने पत्रकारिता छोड़ी वो भी आज यूट्यूब मोनेटाइजेशन के चक्कर में किसी एक पक्ष पे बात कर रहे हैं। हमारे नाखून थोड़े पीले पड़ने लग जाएंगे तो इसकी बहस भाजपा और कांग्रेस पे खत्म होगी। हमारे बाल सफेद होने लगेंगे तो इसकी बहस भाजपा और कांग्रेस पे खत्म होगी। आपके घर में लिट्टी चोखा बना है कि आज आपने केवल फ्रूट सलाद से काम चला लिया है, ये भाजपा और कांग्रेस तय करेगी। ये पत्रकार क्यों तय कर रहे हैं? जो बड़े बड़े नाम थे आज यूट्यूब पर आकर एक आदमी मोदी 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 कर रहा है, दूसरा आदमी चला आता है मोदी की ऐसी तैसी, मोदी की ऐसी तैसी, मोदी की ऐसी तैसी। तुम दो कुछ नहीं कर रहे हैं, लोग डॉलर्स आ रहे हैं सर। इसको गाली देने से आ रहे हैं, इसको पीठ थपथपाने से आ रहे हैं। डॉलर्स पर बात हो रही है। फिर वही बात, टीवी टीआरपी पैसा, पत्रकार तनख्वाह, यूट्यूबर्स जो किसी पक्ष में है, एक एक पक्ष में बैठे हैं, उनको डॉलर्स, सबको पैसा चाहिए। तो इतने लोगों से ये बात मत पूछिए कि इस समाज में क्या चल रहा है। जब समाज में निकलती हुई गाड़ी घायल कुत्ते को उठाकर किनारा करना शुरू कर देगी, जब किसी घायल पड़े जख्मी आदमी एक लड़की को छेड़ते हुए को भीड़ में एक आदमी आगे बढ़ेगा और रोकेगा कि कैसे छेड़ रहे हो तुम इसको, वीडियो बनाने की बजाय ये रोकने की हिम्मत करेगा। जिस दिन एक आदमी ये फालतू का ऑपरेशन सिंदूर जैसा मीडिया का मजाक देखना बंद कर देगा, उस दिन ये समाज सुधरेगा। समाज को यूं ही गाली देने का हक नहीं है। किस दिन होगा ये? मतलब जब समाज सुधर जाएगा, और समाज सुधरेगा ये मैं आपको पहले बता दूं। अब 56% जनरेशन नई आ चुकी है, जिसको आप जेन जी, बीटा, अल्फा कहते हैं ना, ये नई ब्रीड आ गई है साहब। इस ब्रीड को इससे मतलब नहीं होगा और यहीं से चेंज आएगा, यहीं से चेंज आएगा। देश में चेंज 100% आएगा, उदासी कहीं नहीं है। और चेंज तो जनरेशन करेगी। एक ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश ने मजाक देखा है ना, कुछ लोग बदगरियाना शुरू कर देंगे, अरे छेड़े यार, बड़े हाँ जर्नलिस्ट बने हुए। आज मैं पसंद करता हूं कि लोग मुझे ऑथर कहते हैं, लोग मुझे डायलॉग राइटर कहते हैं, फिर कहते हैं कि मैंने 30 साल 32 साल जर्नलिज्म भी किया। मुझे लगता है मुझे बतौर जर्नलिस्ट कोई न जाने, लेकिन मुझे जो जर्नलिज्म के तौर पर जानता है, देखिए मैं बार बार मुझे इसलिए कह रहा हूं कि अपना उदाहरण देके आदमी ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकता है। मुझे इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पत्रकारिता की, पत्रकारिता चुनी, और आज के दौर में ना मैं मोदी को गाली दे सकता हूं, ना मैं मोदी की तारीफ कर सकता हूं। दोनों काम मुझे नहीं करने, मुझे पत्रकारिता करनी है। तो मेरे जैसे कुछ बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी पत्रकारिता और अपनी इज्जत को बचा कर रखा। तो किताब पे वापस आते हैं। किताब में आपने लिखा है कि अहमद शाह मंसूर या मसूर, हाँ, तो अतीक अहमद को शूट करने से पहले उनको उसके मर्डर की वीडियो दिखाई गई थी। अफगानिस्तान में एक जगह है, प्रांत है एक पंजशीर, तालिबान पंजशीर पे कब्जा नहीं कर पा रहा था। अहमद शाह जो थे वो लायन ऑफ पंजशीर के नाम से जाने जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक फॉरेन मीडिया आया वहां पे, टेलीविजन का, वो उनका इंटरव्यू कर रहा था। उन सब लोगों ने इंटरव्यू के दौरान बटन दबाए थे, सुसाइड बॉम्बर थे, अहमद शाह भी मर गए, जर्नलिस्ट भी सारे मर गए, नकली जर्नलिस्ट थे वो एक्चुअली तालिबान के सुसाइड बॉम्बर्स थे। तो ये वाला वीडियो अतीक के किलर्स को दिखाया गया कि तुमको कैसे पता चली आपको ये बात? कैसे पता चली? हाँ, तो वैसे पता चली जैसे पता लगा कि जिगाना कहां से आई, कहां से सुपारी गई थी, मतलब मैं कहां से किलर्स आए होंगे। क्या आपने ये मतलब अंदाजा लगाया कि ऐसा कुछ सिमिलैरिटी सा दिखा? ना 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 ना, नहीं, फाइंडिंग्स की बात है ये फाइंडिंग्स की बात है। इसमें कोई, जैसे मैं छोटी सी बात, निठारी कांड पता है आपको? निठारी कांड पास में ही है, पास में है। बहुत बड़ा कांड हुआ था मुलायम सिंह के समय में। तो उस दौरान एक इंस्पेक्टर था जो उस जांच टीम में शामिल था। ही कॉल्ड मी अप, उसने मुझसे कहा कि भैया ये जो
निठारी कांड वाला कोहली है, ये बच्चों को का कलेजा खाता है। तो मैंने कहा अच्छा, ये बात कभी नहीं आई थी। तो मैंने ये बात अपने एडिटर्स को बताई और एडिटर्स ने कहा खड़े हो जाओ। मैं लाइव पे खड़ा हो गया, बोलना शुरू किया। पहली बार पूरे देश ने ये जाना कि वो जो निठारी कांड वाला कोहली है वो कलेजा भी खाता है। ठीक है, अब सारा मीडिया कूद गया, यहां के जो एसएसपी थे उनसे बाइट लेने। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई फाइंडिंग्स नहीं आई है। अब मेरे लिए चैलेंज कि जो जांच कर रहा है उसका हेड कह रहा है कोई ऐसी बात नहीं आई, और मेरा सोर्स मुझे बता रहा है कि ऐसा है। देन आई वेंट टू होम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम एंड डीजीपी। मैंने कहा ऐसा ऐसा मामला हो गया है। तो उन्होंने कहा हो गया है। तो मैंने कहा एसएसपी आपका मना कर रहा है, कह रहा बेवकूफ है, सही खबर यही है। मैंने कहा आप इंटरव्यू देंगे? बोले देंगे। मैंने लाइव लगाया, उनको लगाया, सारा मीडिया ध्वस्त कर दिया। आपको ये उदाहरण केवल इसलिए बताया कि एक पुलिस का सोर्स था जिसने मुझे ये बात बताई। तो जांच में, पड़ताल में, उस पूरी घटना के दौरान रहने वाले लोगों में और जितने भी शूटर उमेश पाल में मारे गए थे, उस एनकाउंटर टीम में शामिल होने वाले अफसर्स ने, इंस्पेक्टर्स ने, उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि उसने नेटफ्लिक्स ऑन किया तो उसकी लोकेशन मिली। ऐसे ही उसने ये वाली बात बताई, आप पूछ। आपने फिल्मों के डायलॉग्स में भी काम किया है। एक तो मेरे को ये बताइए कि आप इतना सारा टैलेंट, कुछ म्यूजिक शोज जीते हैं आपने, इतना सारा टैलेंट आप मैनेज कैसे करते हैं? समय कहाँ से निकलता है? बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत टैलेंट नहीं है। मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे करना क्या है। तो कभी क्रिकेट खेलता हूँ, कभी गाना गाता हूँ, कभी पत्रकारिता करता हूँ, कभी टीवी पत्रकारिता करता हूँ, कभी फिल्म लिखने लगता हूँ, तो कभी किताब लिखने लगता हूँ। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड और मुझे पता नहीं कि मैं आगे भी क्या करूँ। तो जब आप फिल्म के लिए लिख रहे होते हैं और जब आप इस तरह के एक उपन्यास के लिए लिख रहे होते हैं, स्पेसिफिकली डायलॉग्स में आपको क्या अंतर रखना पड़ता है जब आप फिल्म में लिख रहे हो या किसी किताब में लिख रहे हो? फिल्म में स्क्रिप्ट और कैरेक्टर और उसकी बैक हिस्ट्री ये हमें मालूम होनी चाहिए कि एक लड़की है, देखने में खूबसूरत है, चलने में मॉड है, पहनने उड़ावे में दिखती है आज की लड़की, लेकिन उसकी फैमिली में माँ बाप के बीच में झगड़ा इतना है कि डाइवोर्स की स्थिति आ गई है। जब हम इस लड़की को उठाते हैं यहां से, तो हम इसके पीछे जाते हैं, फिर उसकी फैमिली की हिस्ट्री समझते हैं, फिर वो लड़की बात कैसे करेगी ये एक बात है, उसका स्वभाव कैसा है ये दूसरी बात है, उसका अंतर्मन कैसा है ये तीसरी बात है, चौथा वो रहती कहां है। नोएडा में आकर हर आदमी वो बस अड्डे बस अड्डे बस अड्डे बस अड्डे नहीं बोलता ना, उसमें कुछ सवारियां होती हैं जो बुंदेलखंड की भी होती हैं, काय रे मोड़ी काय कर रही है, तो उसी में मिक्स लैंग्वेज उसकी ऐसे आ जाती है। एक पूरब का आ जाता है, ए रे बाबू चल वाह, तो वो कहां से आए हैं, उस जगह का डायलेक्ट क्या है, इसको भी पकड़ना पड़ता है। अगर वो कैरेक्टर बहुत पढ़ा लिखा है, इसका मतलब ये कि आज के नॉलेज में मॉड लड़का है, तो वो इंग्लिश ज्यादा इस्तेमाल करेगा, शुद्ध हिंदी कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। तो जब भी आप देखेंगे, दबंग में सलमान खान को देखेंगे, क्या यार मिश्रा जी, ऐसा करके कौन बात करता है, लेकिन वो कहता है क्या यार मिश्रा जी, हमारे पिताजी को घर आओगे, ये यूपी की भाषा है। तो दबंग का चुलबुल पांडे यूपी का है, इसलिए वो ऐसे बोल रहा है। लेकिन जब वो वांटेड में आता है तो मुंबईया है। गेटिंग माई पॉइंट? आमिर खान गजनी में अलग कैरेक्टर है, लेकिन आमिर खान दंगल में पश्चिम यूपी की भाषा बोलेगा। तो डायलॉग लिखते वक्त इस चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे भावे, अब यहां पे भावे लिखा है, होता क्या है मुझको भाए, लेकिन भावे, तो कुछ जगहों पे भावे भी कहा जाता है, तो उसको भावे का यूज किया गया उसमें। तो हम उस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम यूपी में बैठते हैं, तो आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया था, विडंबना। विडंबना इसे कहते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है लेकिन हम पैदल चलते हैं, विडंबना इस बात की है। लेकिन महाराष्ट्र में चली जाएंगी तो विडंबना का अर्थ दूसरा है। वहां कोई मूर्ति खंडित कर दी जाएगी तो कहा जाएगा कि फला गुट ने आज फला की मूर्ति विडंबना कर दी। हमारे यहां कहते हैं फालतू की बात, महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो भलती बात है।
समझ रहे हो आप मेरी बात? बंगाल की तरफ चले जाएंगे तो अलग सा भाषा होगी, गुजरात की तरफ चले जाएंगे तो अलग की भाषा होगी। इन भाषाओं का, वहां के डायलेक्ट का, उसके ओरिजिन का, उसके फैमिली बैकग्राउंड का और उसके कैरेक्टरिस्टिक का ध्यान रखते हुए ये बात करनी पड़ती है। वरना बाकी जितनी फिल्में बन रही हैं आमतौर पर उसमें इन सब चीजों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। किताबों में भी रखना पड़ता है ये। किताबों में भी रखना पड़ता है। तो किस तरह से डिफरेंट होता है टीवी के लिए राइटिंग और बुक के लिए राइटिंग? टीवी के लिए राइटिंग, टीवी मींस टीवी मतलब फिल्मों के लिए राइटिंग, फिल्मों के या लिए। किसी वेब सीरीज के लिए राइटिंग, और किताब के लिए राइटिंग। किताब लिखना थोड़ा सा कठिन काम है। फिल्मों की राइटिंग मैक्सिमम 100 पेज पे आती है। 100 पेज फाइनल स्क्रीन प्ले है विद फुल बाउंड डायलॉग्स। इस पर फिल्म की शूटिंग हो जाएगी। किताब में आपको दृश्य भी अपनी भाषा से खींचना है और आपको कैरेक्टर को डायलॉग भी देना है, तो कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से वो डायलॉग बोलेगा। राबिया पठान इंग्लिश भी बोल रही है, यशराज ठाकुर अलग तरीके से बोल रहा है, चीफ मिनिस्टर जो है वो गीता और रामायण की बात ज्यादा कर रहा है, तो उसका कैरेक्टर है वैसा। और जब भी जो भी कैरेक्टर अपनी बात कह रहा है वो कंप्लीटली कह रहा है, अतीक अपने स्टाइल में बात करता है। अशरफ वैसे नहीं बोल रहा है। अशरफ के बहुत कम डायलॉग हैं। अशरफ वैसे नहीं बोल रहा है। मुन्ना लाल पत्रकार प्योर इलाहाबादिया बोल रहा है, फुल्ली इलाहाबादिया बोल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? आप देख रहे हो उस चीज को। बुंदेलखंडी हाँ, फुल फक्कड़ है, लेकिन प्रिंस तेवतिया पंजाबी बोल रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कौन सी चीज कहां जाके कैसे। कि अब हम अंत की तरफ आ गए। एक सवाल जो हम पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आप और आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने पत्रकारिता किसी वजह से छोड़ दी, और मैं बता रही थी कि मैंने खुद पढ़ाई की है पर मैं उस तरफ नहीं गई। जो लोग अब पत्रकारिता में हैं उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इन्हीं चीज़ों से, इसी सारे स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, उनके लिए आप उनको कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जर्नलिज्म करिए, जर्नलिज्म की पढ़ाई करेंगे जब आप, तो आपको मॉरल्स मालूम होंगे, उसकी ग्रामर मालूम होगी कि पत्रकारिता सिद्धांत है। पत्रकारिता जैसे ही सिद्धांत पेशे में आता है वो सैलरी का मोहताज हो जाता है। हम जब टीवी में आए तो अगर हमको अखबार में 100 रुपए मिल रहे थे तो टीवी ने हमको 1600 रुपए दे दिए। अब टीवी की हालत यह है कि अब बिगिनर्स 20-22-25 हजार रुपए में काम कर पाते हैं। उससे भी कम है। मैं कहना नहीं चाह रहा था, उससे भी कम है बिगिनर्स में। अब ज्यादा मसला चला गया है थोड़ा डिजिटल की तरफ, स्टाफ कम हो रहा है। इंडिया टुडे हो, जी हो, नेटवर्क 18 हो, न्यूज नेशन हो, एबीपी ने तो अपना गंगा चैनल ही बंद कर दिया। कम लोग होते जा रहे हैं, नौकरियां कम होती जा रही हैं, सैलरी कम है। आपको यह देखना है कि आप किचन चला रहे हो या आप सिद्धांतवादी पत्रकारिता करने आए हो। सिद्धांत आपके हो सकते हैं, संस्थान के हैं कि नहीं है ये आपको नहीं मालूम। जब तक आप व्यक्तिगत हैं वो सिद्धांत आपके हैं। जैसे ही आप संस्थागत हो जाते हैं, यानी इंडिविजुअलिटी की तरह वजह के छोड़कर आप इंस्टीट्यूशनलाइज जब हो जाते हैं तो आपको उनके सिद्धांतों पे काम करना होता है। तो आपके व्यक्तिगत सिद्धांतों का, जैसे आप और आपके पिता के विचार अलग हो सकते हैं, पर रहते तो आप एक घर में है ना। आपके और आपकी माँ के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके दोस्त के विचार अलग हो सकते हैं, पति पत्नी के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन रहते तो साथ है ना। तो विचार अपने रखिए, संस्थान में काम कर रहे हैं उनके विचारों को भी अपने अंदर आत्मसात कीजिए। नौकरी करनी है तो पहले आइए, कम उम्र है, पहले घुसिए, तो देखिए, तो संघर्ष करिए, तो चेहरा बनिए। तो आज तो इतना स्पेक्ट्रम खुला हुआ है कि जिनको बहुत बड़े बड़े लोग जानते हैं वो यूट्यूब पर रीच नहीं पा पाते। हो सकता है आपके पास ऐसा कंटेंट रखा हो कि आप यूट्यूब में आए और रातों रात स्टार हो जाए। तो आज तो पैराडाइम खुला हुआ है पूरा। आज आप कुछ भी कर सकते हो, खुद के संस्थान को छोड़ के खुद का संस्थान बना सकते हो। आप अपना खुद का संस्थान बन सकते हैं कि मैं ये बोल रही हूं, मेरे ये विचार है, ठीक है। वो नहीं कि कोई गाली दे के बन रहा है, कोई कपड़े उतार के बन रहा है, कोई एक बंदा है जो चीख के बता रहा है कि फ्रेंड्स ये बना रहे हैं आज हम। नहीं, आजकल इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, कोई अपने आप को पेंट से नहलाए ले रहा है, कोई
ये सब नहीं करना है। वी आर सीरियस पीपल, हमको सीरियसली आके कुछ करना है। तो नौकरी करनी है तो सिद्धांत आपके वैसे होने चाहिए जैसे आपके और आपके पिताजी के सिद्धांत नहीं मिलते, जैसे मेरे और मेरे पिताजी के सिद्धांत नहीं मिलते, पर हम रहते तो एक घर में है ना। तो ऐसे व्यक्तिगत रहना है, अपने सिद्धांत लेके चलिए। संस्थागत होना है तो संस्थान के सिद्धांतों के आपको लेके चलना है। ये कला आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अपने सिद्धांतों के जरिए अपने संस्थान के सिद्धांतों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। आप उनको समझा सकते हैं, सर इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। या आपके अंदर ये लचीलापन होना चाहिए कि संस्थान आपसे कहे इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो ये लचीलापन आपके अंदर भी होना चाहिए। हम चट्टान के नहीं बने कि कुछ भी हो जाए मॉरल नहीं तोड़ेंगे। हो सकता है सामने से कोई सही बात भी आ रही हो और आप उसको सुनना ही नहीं चाहते, तो जैसे आप किसी संस्थान को कह सकते हैं कि अरे यार संस्थान कुछ सुनता नहीं, वैसे वो संस्थान भी आपके लिए कह सकता है अरे यार लड़की कुछ सुनती नहीं है। तो दोनों तरफ से फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको, ठीक है। तब आइए, तब जर्नलिज्म करिए तो पहले भी जर्नलिज्म करिए, जब सिद्धांत की बात फंसेगी तब की तब देखी जाएगी। पहले जर्नलिज्म शुरू करिए, लिखना आना चाहिए, खबर का विजन होना चाहिए, शब्दों का भंडार होना चाहिए, वाक्यों का विन्यास होना चाहिए कि आपने खबर को इस स्टाइल से उठा लिया, इस तरह हम इस खबर को इस अंदाज में करेंगे। करिए तो आके पहले मौका लीजिए, फिर लगे आपको कि नहीं नहीं करते बन रहा है, छोड़ दीजिएगा, कुछ और करिएगा। एक बार करिए तो जाके। कहते हैं कि बच्चा जब पेट में होता है ना तो उसकी दुनिया वही होती है। खुदा उसको बताता है, भगवान उसे बताते हैं कि जब तुम इस दुनिया में बाहर से आओगे ना, जब मां के पेट से बाहर आओगे तो इस दुनिया में पेड़ है, आकाश है, हवा है, ऑक्सीजन है, माँ है, बाप है, बड़ी खूबसूरत दुनिया है। वो भरोसा नहीं करता इस बात पे, वो कहता नहीं यही दुनिया है, ये माँ का जूस ही मेरी दुनिया है। लेकिन जब माँ आता है ना सामने, तब उसको समझ में आता है कि अच्छा ये दुनिया है। ऐसे ही लोग कहते हैं स्वर्ग है, भगवान है, अप्सराएं हैं, हूर है। इसके लिए मरना जरूरी होगा, तो मरने वाला ही जानता होगा ये है कि नहीं। तो पहले आपने जो जर्नलिज्म किया है, आप उस कोर्स की कोख में हैं, अभी उसके गर्भ में हैं। पहले इससे बाहर तो आइए, एक बार उस दुनिया से रूबरू तो होइए, फिर जब आपको लगे कि अरे हम इसमें पल लेंगे, बढ़ लेंगे, बड़े हो जाएंगे, तरीके आएंगे आपको। क्या आप पहले दिन से इंटरव्यू लेना जानती हैं? धीमे धीमे जानी होगी। अपनी कमी, अपनी बेशी, अपनी खूबियां सब आपको मालूम पड़ेगी। जाइए, जाकर देखिए, करके देखिए, तब आपको लगेगा नहीं वो एक दुनिया है। और फिर लगे ये दुनिया बेकार है तो स्वर्ग की तलाश में मर लीजिएगा, नौकरी छोड़ के बाहर आ जाइएगा, कुछ और कर लीजिएगा। बढ़िया। हम बात कर रहे थे कसाई मसारी किताब पर। आप इस किताब को उठाइए, 1-2 दिन लगेंगे आपको पढ़ने में, 250 पन्ने की किताब है। उठाइए, पढ़िए और हमें बताइए आपको कैसी लगी। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और हिंदीनामा को अक्रॉस द सोशल मीडिया फॉलो करिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।